बहू, दाल में नमक तो बहुत तेज है और ये चावल भी थोड़े कच्चे लग रहे हैं। कैसा खाना बनाती है तू? मैंने तो वैसा ही बनाया जैसे बाकी सब बनाते हैं, बस आपको ही कमी निकालने की आदत है। हाँ माँ, अब तो ठीक ठाक ही है, मुझे तो मस्त लग रहा है सारा खाना। अरे मुझे स्वाद थोड़ा कम लग रहा है, अपने अपने स्वाद की बात है भाई। जैसे तैसे करके सभी लोग दोपहर का खाना खा लेते हैं और विनय शाम को बाहर जाने लगता है। अजी सुनिए ना, मुझे थोड़े पैसे दे दो ना, मैंने अपने लिए जो साड़ी पसंद की थी ना, आज वो लेकर आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, साड़ी वाली दुकान पर जाकर मुझे क्यूआर भेज देना, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। अरे बहू, कितनी साड़ी खरीदती है तू। और विनय तो आए दिन बहू को किसी न किसी बेफिजूल खर्च के लिए पैसे देता रहता है। तो मम्मी जी अब आप बताइए, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत की क्या बात है, मैं तो बस सलाह दे रही थी, बाकी तुम दोनों की मर्जी, कुछ भी करो, मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे भी आजकल के बच्चे सुनने कहाँ हैं। अरे सुधा, छोड़ो ना, तुम भी दोनों पति पत्नी के बीच में क्यों बोल रही हो, सब अपने आप देख लेंगे। हाँ माँ, अब हम बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे। बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे रहते हैं। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। सुधा को हमेशा से थोड़ा रोक टोक करने की आदत थी, वो अक्सर रोक टोक किया करती थी, जिस वजह से विनय और रिंकी को ये आदत जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, तो आज मुझे वहां जाना है पार्टी में। ठीक है, चली जाना, पर शाम को टाइम से घर आ जाना, रात का खाना भी बनाना है तो टाइम से आ जाना। जी ठीक है, आ जाऊंगी। और दोपहर का खाना बनाकर जाना, शाम की चाय तो मैं खुद ही बना लूंगी, और क्या कर सकते हैं। खाना मैंने पहले से बनाकर रख दिया है मम्मी जी, और एक्स्ट्रा ही बनाकर रखा है, जितना दिल करे उतना खा लेना। अरे इतना भी एक्स्ट्रा नहीं बना दिया ना कि सारा बर्बाद हो जाए। देख रही हूँ आजकल बहुत खाना वेस्ट हो रहा है। लो जी, कर लो बात, एक तो खाना बनाकर रखो, ऊपर से उसमें भी ताने सुनो। हाँ भाई, अब छोटी छोटी बातें भी ताने लगती है तो क्या कर सकते हैं। थोड़े ताने देने कम तो कर सकते हैं। इतना कहकर रिंकी अपने कमरे में जाती है और तैयार होकर अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए घर से निकल जाती है। यार कसम से आज तो पार्टी में बहुत मजा आया है ना। अगले हफ्ते जरूर दोबारा मिलेंगे, पार्टी करने के बाद तो माइंड अच्छा फ्रेश हो जाता है। हाँ, अभी तो इतने महीनों बाद पार्टी थी, उसी में मेरी सास ने जल्दी आने को बोल दिया। अब हर हफ्ते पार्टी करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। फिलहाल घर चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। शाम को रिंकी जैसे ही घर आती है तो सुधा घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या वक्त है बहू घर आने का, जरा टाइम देख। 7 ही तो बजे हैं मम्मी जी, ज्यादा देर थोड़ी ना हुई है, और अभी तो बाहर सूरज भी नहीं ढला है। सूरज ढला हो या ना हो, धूप हो या ना हो, पर शाम का खाना है, पूजा है, वो कौन करेगा? मैं ही करूंगी मम्मी जी, और कौन करेगा। वैसे घर की बहू ऐसे घूमती फिरती अच्छी नहीं लगती दिन रात, घर की बहू को घर में ही रहना चाहिए। बिल्कुल, घर की बहुएं कील पर बंधी हुई बैल है ना, एक जगह बांध दी और वहीं बंधी रहेगी। इतना बोलकर रिंकी गुस्से में पैर धमकाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन सुधा का अपने बहू और बेटे को हर छोटी बड़ी बात में रोक टोक करना बिल्कुल भी कम नहीं होता। कहाँ से ऐसी सांस मिल गई है, मुझे बात बात पर पिन मारती रहती है। अरे अपनी मर्जी से सांस तक नहीं लेने देती, जो ये कहती है वो खाओ, जो ये कहती है वो पहनो, जो ये कहती है वो करो, मेरी खुद की तो कोई जिंदगी नहीं है जैसे। गुजरते वक्त के साथ रिंकी का सुधा के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना बड़ा मुश्किल लगने लगता है। रिंकी, मेरा कंपनी के दूसरे ब्रांच में प्रमोशन हो गया है, अब मुझे थोड़ा दूर जॉब करने के लिए जाना होगा। घर से तो डेली अप डाउन नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है। सोच रहा हूँ कि वहां पास में ही फ्लैट ले लूं। हाँ, तो क्या आप वहां अकेले रहेंगे? अरे नहीं, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। यहाँ छोटा है ना, वो मम्मी पापा का ध्यान रख लेगा। ये बात सुनकर रिंकी को जरा खुशी हुई कि थोड़े पल के लिए ही सही, लेकिन उसे सुधा के तानों से छुटकारा तो मिल जाएगा। अगले दिन भी विनय अपने घर वालों को ये बात बता देता है। वो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता था। बोल बेटा, क्या बात है? कौन सी घोषणा करनी है तुझे? माँ, ये घर ना मेरे नए ऑफिस से बहुत दूर पड़ता है, तो इसलिए मैंने और रिंकी ने सोचा है कि मैं ऑफिस के पास ही फ्लैट ले लूंगा। इतनी दूर रोज रोज सफर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बात तो बिल्कुल सही है बेटा, ऐसे हर रोज परेशानी होती है, लेकिन हमें तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। तुम और बहू घर में थे तो मन लगता था, अब तुम दोनों चले जाओगे तो थोड़ा खालीपन रहेगा। कोई बात नहीं पापा, चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ। हाँ हाँ, देखते हैं तुझे भी कितना ध्यान रखना आता है। यही सही मौका है तेरी शादी करवाने का।
हाँ, हम भी तो जरा अब इसकी शादी का लड्डू खाएं। अब कुछ दिन बाद विनय और रिंकी अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आकर रिंकी को एक अलग ही सुकून मिल जाता है। अब आ रहा है ना मजा अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने का। वरना तो मम्मी जी ने ताने दे देकर और रोक टोक करके मेरी आधे से ज्यादा एंजॉयमेंट की ऐसी की तैसी करती थी। तभी रिंकी के फोन पर उसकी सहेली आंचल का फोन आता है। रिंकी, आजा ना यार, आज मेरे घर पर सब पार्टी कर रहे हैं, साथ में कार्ड खेलेंगे और डांस भी करेंगे। सच में? बस मुझे 15 मिनट दो, मैं अभी जल्दी से रेडी होकर आ रही हूँ। ठीक है, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी से आना। रिंकी जल्दी से रेडी होकर आंचल के घर पहुंचती है, जहां वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ कार्ड खेलती है और बहुत मजे करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक शाम जब रिंकी बाजार से घर आ रही थी, रास्ते में उसे उसके चाचा ससुर अजित मिल जाते हैं। अरे रिंकी बिटिया, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। इस वक्त शॉपिंग कर रही थी बेटा? अब तो अंधेरा हो गया है। अंधेरा कहाँ हुआ है, बस 8 ही तो बजने वाले हैं। वैसे भी मैं अब घर ही जा रही हूँ चाचा जी। अच्छा ठीक है, चलो चलता हूँ, बढ़िया है। अजित वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंचते ही जल्दी से रमेश को फोन मिला देता है। अरे रमेश भाई, तुम्हारी बहू मिली थी आज मुझे। वो तो एकदम तितलियों की तरह उड़ती बाजार में घूम रही थी। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही आजादी दे दी है क्या बहू को? अरे हमारी बहू अब हमारे साथ नहीं रहती। बहुत समय से विनय और रिंकी अलग घर में रह रहा है। अच्छा ये बात है, तभी ये हाल हो रहा है। वही अपनी बहू को संभालो, आपकी बहू कहीं हाथ से निकल ना जाए। इतना कहकर अजित फोन रख देता है और रमेश सारी बात सुधा को बताता है। सुधा बिना किसी देरी किए विनय को फोन मिला देती है। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? क्या बात है? अरे विनय, तेरी बीवी उड़ रही है, संभाल के क्यों नहीं रखता उसे? आज तेरे अजित चाचा ने बताया बाजार में मटर गश्ती कर रही थी। अच्छा ठीक है माँ, मैं घर जाकर उससे बात करूंगा और उसे समझा दूंगा। विनय अपनी माँ की बात सुनकर फोन काट देता है और शाम को जाकर रिंकी से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही अगली शाम रिंकी एक मॉडर्न सा ड्रेस पहने अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूम रही थी, जहां उसे उसकी पुरानी पड़ोसन किरण देख लेती है। राम 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 राम, सुधा की बहू ने तो बिल्कुल ही शर्म बेच खाई है। कैसे कपड़े पहनकर इतने लोगों के बीच में घूम रही है? बहू वाले तो कोई लक्षण ही नहीं रहे इसके अंदर। अगली सुबह किरण सुधा के पास जाकर कहती है, देख ले बहन, क्या से क्या हो गया ये तेरी बहू। अरे और थोड़े दिन है बस, उसके बाद तुम्हारी बहू नाक कटवा देगी तुम्हारे पूरे खानदान की। तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा ही उछल रही है। इसी तरीके से किरण और भी बहुत सारी बातें कहती है और सुधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बहुत जल्दी फिर से विनय को फोन मिलाती है। अरे विनय, तुझे बोला था कि अपनी बीवी को संभाल ले। हाँ माँ, क्या हो गया अब? अरे होना क्या है, तेरी बहू दूसरी शादी करने की तैयारी कर रही है। पता नहीं, रोज कोई ना कोई आकर उसकी तारीफें करता रहता है हमारे सामने। एक दिन विनय के पास उसके चाचा का फोन आता है। अरे कहाँ हो बेटा तुम? कुछ नहीं चाचा जी, बस ऑफिस में ही था। कुछ काम था क्या? नहीं, काम तो कोई नहीं था। मैं यहाँ मॉल रोड आया हुआ था तो देखा तेरी बीवी भी यहाँ आई हुई है। मुझे लगा शायद तुम भी उसके साथ हो। नहीं, मैं तो वहां नहीं हूँ। मैं तो सुबह से शाम बस ऑफिस में ही रहता हूँ। सही है बेटा, तुम कमाओ और बहू उड़ाए, लेकिन फिर भी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आजकल तेरी बीवी कुछ ज्यादा ही उछल रही है। जरा ध्यान रखियो बेटा, अब तो तुम दोनों अकेले भी रहने लग गए हो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो बाद में बात करूंगा। इतना कहकर अजित फोन काट देता है। अब विनय को भी बात खटकने लगती है। शाम को जब विनय घर आता है तो, सुनिए ना, आज मेरा खाना बनाने को बिल्कुल मन नहीं है, हम जोमेटो से खाना ऑर्डर कर ले क्या? बिल्कुल भी नहीं, पहले ही बहुत खर्चा हो जाता है पूरे महीने में, इसलिए कम से कम खाना तो तुम घर पर खुद बना सकती हो। अरे ये क्या बात हुई, आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हो। कोई बात नहीं है, खाना घर पर बना लो, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में एसिडिटी हो जाती है। विनय की बात सुनकर रिंकी मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है और चुपचाप घर पर खाना बनाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, मेरी बात सुनो रिंकी। हाँ बोलिए, क्या हुआ? सारा दिन तुम जहां भी जाती हो ना, अब से तुम मुझे बताकर जाओगी, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो और क्यों जा रही हो, सब कुछ। अरे क्या हो गया, ऐसा सीआईडी जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम मेरी पत्नी हो तो मुझे तो पता होना चाहिए मेरे पीछे से तुम कहाँ जाती हो, कहाँ नहीं, क्या करती हो। हाँ तो ठीक है ना, बताकर जाऊंगी। फिलहाल आज तो मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। रिंकी की बात सुनकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही एक दिन विनय बिना बताए ऑफिस से जल्दी घर आता है और देखता है रिंकी घर पर नहीं है। मैंने इससे कहा था कि मुझे बताए बिना कहीं न जाए, लेकिन ये फिर से चली गई।
आने दो, अच्छे से बताता हूँ आज मैं। तभी वहां पर बढ़िया सा जीन्स टॉप पहने रिंकी आती है। अरे विनय, तुम आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। ये क्या उलिया बना रखा है, और ये क्या पहन रखा है तुमने? ड्रेस पहन रखी है। क्यों, अच्छी नहीं लग रही हो क्या? बहुत ज्यादा बुरी लग रही हो। तुम कोई 17-18 साल की लड़की नहीं हो, बल्कि मेरी बीवी हो। ढंग के कपड़े पहना करो। अजीब हो यार, तुम भी कैसी बातें करने लगे हो। आज से पहले तो तुमने कभी मुझे जींस टॉप के लिए मना नहीं किया, और ये ड्रेस तुमने ही मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। हाँ, पहले नहीं किया तो अब कह रहा हूँ। और तुम्हें कहा था ना, तुम जहां भी जाओगी मुझे बात करके जाओगी। टाइम देखो, 7 बजने वाले हैं। आगे से अगर तुम 5 से ज्यादा घर से बाहर रही तो फिर घर के बाहर ही रहना, घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर जीती जागती मम्मी जी की आत्मा आ गई है क्या? कैसे सासू माँ जैसा बिहेव कर रही हो मेरे साथ? इतना तो कभी मम्मी जी ने भी मुझसे नहीं कहा। जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आगे से यह गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ, जाकर खाना बनाओ। विनय का बदलता हुआ रूप देखकर रिंकी बहुत हैरान हो जाती है और उसे अपने पति में अपनी सास की झलक नजर आने लगती है। ऐसे ही एक दिन रिंकी कमरे में अकेले सोच रही थी। पता नहीं विनय को क्या हो गया है, हर चीज में आजकल वो कमी निकालने लगा है। कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। कहीं माँ जी ने कोई टोना टोटका तो नहीं करवा दिया विनय के ऊपर? वक्त गुजरता चला जाता है और अब जब भी रिंकी बाहर जाती और कोई उसे देख लेता तो वो सुधा को और सुधा सीधा विनय को बता देती और विनय जाकर रिंकी पर बरसता। ये पूरा पहिया ऐसे ही घूमता रहता है। ऐसे ही एक दिन, रिंकी, रिंकी कहाँ हो तुम? अरे क्या हो गया? फोन पर बात कर रही थी अपनी सहेली से, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ये अलमारी देखो, सारे के सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। और इस कमरे की हालत देखो, ठीक से कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं रखी हुई है। और वो जूते 2 दिन पहले मैंने तुम्हें धोने के लिए कहा था, अभी तक धुले नहीं है। अरे यार, कर दूंगी ना सारा काम। कब करोगी? जब मैं खुद करूंगा उसके बाद करोगी। अरे तुम्हें क्या हो गया है विनय? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं हुआ, सारा काम ठीक से किया करो। पता नहीं सारा दिन करती क्या हो, बस फोन चलाती रहती हो। विनय गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है और रिंकी सारे कमरे की ठीक से डस्टिंग करती है और पूरी अलमारी सही करती है। विनय भी हद करता है, इतना ज्यादा परेशान कौन करता है? पहले मैं अपनी सास से परेशान थी, अब मेरा पति मेरी सास बन गया। पता नहीं ये सास नाम का शब्द मेरे जीवन में से कब जाएगा। सास से अलग तो हूं, लेकिन अब पति भी सास जैसा हो गया। ऐसे ही एक दिन रिंकी विनय के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है। उसने बड़ी मेहनत और प्यार से खाना बनाया था। विनय जब खाना खाने जाता है तो मुंह बना लेता है। अरे अब क्या हो गया? इतना अच्छा खाना खाकर इतना सड़ा सा मुंह क्यों बना रहे हो? खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं है। अरे आखिर तुम करती क्या हो जो खाना भी ठीक से नहीं बना सकती? आदमी पूरा दिन बाहर काम करके आता है, कम से कम खाना तो ढंग से बना दिया करो। तुम्हें क्या हो गया है? हर बात पर इतने नखरे करते रहते हो। अरे अगर नमक कम भी हो गया तो क्या हो गया, इसमें डाल लो ना। तो तुम भी खाना सर्व करने से पहले एक बार चेक नहीं कर सकती थी कि खाने में नमक ठीक है या नहीं? वैसे भी तुम और करती क्या हो? वाह, ये ठीक है, सारी गलती मुझ पर ही डाल दो घुमा फिराकर। एक दिन घर का काम करके देखो मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। इस तरह दोनों में फिर से बहस छिड़ जाती है। ये सुनकर रिंकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब हर गुजरते दिन के साथ विनय रिंकी को बाहर जाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए और कई चीजों के लिए बहुत ज्यादा रोकने टोकने लगता है। रिंकी, अब से तुम जितना भी खर्च करती हो ना, सारे खर्चे की लिस्ट मुझे बना कर दोगी। पता तो चले पैसे बर्बाद कहाँ कर रही हो। बर्बाद नहीं करती हूँ, घर पर ही इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, अपनी महंगी साड़ियां लाने में, चप्पल लाने में, मेकअप लाने में, यही सब लाने में बर्बाद करती हो ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, लिस्ट बना कर दो मुझे। ठीक है, दे दूंगी। और कुछ चाहिए? तुमने ना हद कर दी है, मम्मी जी को भी फेल कर दिया है तुमने। तुम इतना करो वही बात है, बाकी मुझे जो करवाना होगा मैं अपने आप बोल दूंगा। जैसी माँ वैसा बेटा। पहले माँ जीवन में जहर घोल रही थी, अब बेटा। लेकिन बेटे ने तो माँ को भी फेल कर दिया है। क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। हर गुजरते दिन के साथ अब रिंकी का विनय को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन बेचारी रिंकी फिर से घर की साफ सफाई में टोका टोकी सुनकर अपने कमरे में जाकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और खुद से कहती है, भगवान, कोई मुझे मेरी इस सास बने पति से बचाओ। पहले मैं अपनी सास के साथ रहती थी तो वो मुझे परेशान करती थी, लेकिन जब से मेरा पति सास बना है वो मुझे मेरी सास से भी कहीं ज्यादा परेशान करता है। इससे तो अच्छा मैं अपनी सास के साथ ही रह लेती। तब एक दिन जब विनय ऑफिस से घर वापस आता है तो देखता है रिंकी ने पहले से इतना सारा सामान पैक किया हुआ है। ये देखकर वो फिर से भड़क जाता है। अब तुम मुझे फिर से बिना बताए कहीं जा रही हो?
तूने पहले से ही सारा बैग पैक करके रखा। पहले मुझे क्यों नहीं बता? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि कहीं भी जाओ जाने से पहले मुझे बता के जाओ। अरे मेरी नई सास, चुप हो जाओ, बस करो। मैं कहीं नहीं जा रही, हम जा रहे हैं। चलो वापस चलते हैं। इससे तो अच्छा मैं अपनी असली सास के पास ही ठीक थी। सोच लो, क्या तुम्हें सच में वापस जाना है? हाँ बिल्कुल, मुझे अब कुछ नहीं सोचना। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारा भी सारा सामान पैक कर दिया है। चलो अब जल्दी करो, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।